Hi guys, today's topic of discussion is painful arc syndrome. It is also known as shoulder impingement syndrome. This is a clinical syndrome in which there is a pain in the shoulder and upper arm during the mid-range of glenohumeral abduction. On impingement, maximal pain between 60 to 120 degree due to maximal compression in the subacromial space to supraspinatus tendon. इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग 60 टू 120 डिग्री एबडक्शन पेशेंट को शोल्डर रीजन में पेन फील होता है. Recent evidence suggests that non-compressive mechanisms such as tendon degenerative processes and entrapment also cause shoulder pain. For this reason, terminology such as tendinitis, tendinopathy, rotator cuff disease, and anterior shoulder pain are sometimes used instead of impingement syndrome. What are the common causes of painful arc syndrome? क्या है कि पहला कॉज हमारा माइनर टियर्स ऑफ द सुप्रास्पाइनटस टेंडन. अगर सुप्रास्पाइनटस टेंडन में माइनर टियर्स हो गया तो उसकी वजह से शोल्डर इंपीचमेंट सिंड्रोम हो सकता है. और क्या है सुप्रास्पाइनटस टेंडिनाइटिस, अगर सुप्रास्पाइनटस टेंडन का इन्फ्लामेशन हो गया है और कैल्सिफिकेशन ऑफ सुप्रास्पाइनटस, ठीक है, अगर सुप्रास्पाइनटस का कैल्सिफिकेशन हो गया है और सबएक्रोमियल बर्साइटिस, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सबएक्रोमियल बर्सा है उसका इन्फ्लामेशन हो गया. और क्या है कि एबनॉर्मली शेप एक्रोमियन. तो इसमें क्या होता है हमारे जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो बहुत सारा शेप में, मतलब 2-3 तरह का शेप होता है उसका. ये पहला क्या है हमारा, ये हमारा फ्लैट शेप. ओके, ये हमारा जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो फ्लैट शेप है. अब जो और होता है क्या, कर्व्ड शेप. ओके, कर्व्ड शेप. कर्व्ड शेप हो गया. अब हो जाता है हुक्ड शेप. तो किसी किसी का हुक शेप एक्रोमियन प्रोसेस रहता है. तो इसकी वजह से क्या होता है ड्यूरिंग एबडक्शन जो एक्रोमियन प्रोसेस का नीचे जो सब एक्रोमियन बर्सा सुप्रास्पाइनटस टेंडन रहता है उसका इंपीचमेंट होता है ड्यूरिंग एबडक्शन. ओके, और क्या होता है कि फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर ट्यूबरसिटी. अगर ग्रेटर ट्यूबरसिटी का फ्रैक्चर हो जाएगा तो उसके वजह से भी पेनफुल आर्क सिंड्रोम हो सकता है. अब थोड़ा पैथो एनाटोमी समझते हैं. तो ये हमारा क्या है एक्रोमियन प्रोसेस है. और ये क्या है हमारा जो इसके नीचे जो बर्सा रहता है वो है सब एक्रोमियन बर्सा. और इसके नीचे जो रहता है वो हमारा, ये हमारा सुप्रास्पाइनटस मसल है. और इसका जो ये है हमारा सुप्रास्पाइनटस टेंडन. तो अगर सुप्रास्पाइनटस टेंडन और सुप्रास्पाइनटस मसल का इंजुरी होगा तो ये हमारा रोटेटर कफ का इंजुरी के अंदर ही ये रहता है. ओके, क्योंकि सुप्रास्पाइनटस टेंडन इज ए रोटेटर कफ मसल. ओके, सीट्स मसल्स supraspinatus, infraspinatus, teres minor and subscapularis. अब थोड़ा समझते हैं कि शोल्डर एबडक्शन में कौन कौन मसल हेल्प करता है. हमारे जो 0 to 150 डिग्री, सॉरी 0 to 15 डिग्री, इसमें हमारा कौन मसल हेल्प करता है एबडक्शन में. इसमें हमारा सुप्रास्पाइनटस हेल्प करता है. सुप्रास्पाइनटस एसपी हमारा 50 to 90 डिग्री एबडक्शन में कौन मसल हेल्प करता है हमारा मीडियल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड.
D for deltoid. ओके, डेल्टोइड मसल हेल्प करता है और अबव 90 डिग्री में हमारा 2 मसल हेल्प करता है। एक तो हमारा सेरेटस एंटीरियर हेल्प करता है और हमारा ट्रापेजियस हेल्प करता है। प्लस ट्रापेजियस टी। ओके, देन अब क्या है कि अगर हमारा ग्रेटर ट्यूबरसिटी में फ्रैक्चर है, ओके, इस रीजन में ग्रेटर ट्यूबरसिटी रीजन में फ्रैक्चर है, उसके वजह से भी ड्यूरिंग एब्डक्शन पेशेंट को शोल्डर रीजन में पेन फील हो सकता है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में ये जो इसका जो इम्पीचमेंट सिंड्रोम का जो रेंज है वो दिया हुआ है 45 to 120। ओके, तो जनरली हम लोग ये 60 to 120 फॉलो करते हैं। अब जो ये जो हमारा जो ये क्या होता है, पेनफुल आर्क टेस्ट होता है, तो उसमें अगर पेशेंट 60 to 120 और 45 to 120 डिग्री के बीच में पेशेंट को पेन फील होता है, तो अगर पेन फील हुआ तो मतलब ऑन एग्जामिनेशन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये शोल्डर इम्पीचमेंट सिंड्रोम। ओके, मतलब पेनफुल आर्क टेस्ट पॉजिटिव। और किस जगह पेन फील हो सकता है पेशेंट को, 170 डिग्री टू 180 डिग्री के अंदर। इधर क्यों पेन फील होता है पेशेंट को, अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर जो जॉइंट है, ठीक है, अगर उसमें आर्थराइटिस हो जाएगा तो पेशेंट को पेन फील हो सकता है। तो हमारा दो रेंज मिला, एक 60 to 120 डिग्री एंड अनदर वन इज 170 to 180 डिग्री। ओके, तो ये जो हमारा क्या है, एक्रोमियन है। अब इसका जो ये बर्सा है, सब एक्रोमियन बर्सा, रोटेटर कफ मसल हमारा जो सुप्रास्पाइनटस है उसका टेंडन है, क्या हो रहा है ड्यूरिंग एब्डक्शन इम्पीच हो रहा है, इसीलिए इसको इम्पीचमेंट सिंड्रोम बोला जाता है। ओके, क्लिनिकल फीचर्स, पेन एट रेस्ट, पेन रेडिएट अपर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द, ठीक है, रेस्टिंग में पेशेंट को पेन फील होता है, पेन रेडिएट करता है, ठीक है, एंड मसल वीकनेस ऑफ द शोल्डर, देन मसल वेस्टिंग ऑफ द शोल्डर, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, और क्या होता है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, मतलब रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर भी डिक्रीज कर जाता है। ओके, और मसल वीकनेस हो जाएगा तो मसल काम नहीं कर पाएगा, मतलब मूवमेंट नहीं करेगा, तो उसकी वजह से अल्टीमेट मसल वेस्टिंग भी होगा। ओके, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एंड लॉस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी, फंक्शनल एक्टिविटी भी लॉस करेगा। अब आ जाते हैं इसका जो डायग्नोस्टिक जो प्रोसीड्यूर है। ओके, पहले है नीड्स इम्पीचमेंट टेस्ट। नीड्स इम्पीचमेंट टेस्ट में क्या देखा जाता है कि शोल्डर abducted so that head of acromion impinges. Okay, passive elevation of internally rotated arm in the sagittal plane, shoulder forward flexion. Okay, तो थेरापिस्ट को क्या करना होता है कि एक हाथ से जो हमारा स्कैपुला को एक्चुअली स्टेबलाइज करना पड़ता है। ठीक है, कीप द स्कैपुलर स्टेबल, the affected arm is raised fully in passive motion, abduction and internal rotation. तो इधर हम लोग क्या करेंगे, with one hand the examiner depress the patient's affected side scapula. ओके, तो स्कैपुला को स्टेबल रखा जा रहा है क्योंकि इससे ट्रिगर जो मूवमेंट होता है वो वैसा मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, with the other hand the examiner internally rotates the patient affected arm. तो थोड़ा एब्डक्शन करके फिर पेशेंट उसको इंटरनली रोटेट करके मूवमेंट कराता है। तो पेशेंट को अगर पेन फील होता है तो इसका मतलब है नीड इम्पीचमेंट टेस्ट पॉजिटिव।
अब जो दूसरा टेस्ट है वो क्या है, हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि फ्लेक्स एल्बो एंड प्रेस ऑन रिस्ट कॉजिंग एबडक्शन विद द एल्बो फ्लेक्स टू 90 डिग्री, the shoulder passively flexed to 90 degrees and internally rotate. The affected arm is elevated 90 degrees in the scapular plane with the elbow in 90 degrees flexion. The upper arm is then stabilized and rotated internally. तो एल्बो को फ्लेक्स करके फिर एक 90 डिग्री पोजीशन में ले जाके फिर क्या किया जाता है कि रोटेट किया जाता है, ऐसे इंटरनली रोटेट किया जाता है। अब हम लोग एक्सरे और एमआरआई में कैसे डायग्नोस करेंगे। एक्सरे में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हेड ऑफ द ह्यूमेरस है और एक्रोमियन फोर्सेस है, एक्रोमियन फोर्सेस ऑफ द स्कैपुला, उसका गैप घट गया है कि बढ़ गया है, वो हम लोग चेक करेंगे। तो ये जो पिक्चर है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो एक्सरे है इसमें कि हेड ऑफ द ह्यूमेरस एंड जो हमारा एक्रोमियन फोर्सेस है उसका गैप घट गया। और अगर ग्रेटर ट्यूबरसिटी में अगर फ्रैक्चर रहा तो वो भी एक्सरे में देखा जा सकता है। ओके, अगर ऑस्टियोफाइट्स रहेगा, बोनी एबनॉर्मलिटी रहेगा एक्रोमियन फोर्सेस को, वो भी एक्सरे में डायग्नोस किया जा सकता है। और एमआरआई में हम लोग क्या देखेंगे, जनरली जो हमारा इम्पीचमेंट है उसका भी 3 स्टेजेस रहता है। पहले तो क्या होता है, इडीमा एंड हिमोरेज हो सकता है, ठीक है, जो स्टेज 1 में होता है। फिर स्टेज 2 में फाइब्रोसिस एंड टेंडिनाइटिस। स्टेज 3 में क्या होता है, बोनी स्पार एंड टेंडर रप्चर। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक्रोमियन फोर्सेस। अब एक्रोमियन फोर्सेस का एबनॉर्मल साइज, एबनॉर्मलिटी और फ्रैक्चर, वो भी हम लोग एक्सरे और एमआरआई में देख सकते हैं, ठीक है, एमआरआई में भी देख सकते हैं। अब जो इसका नीचे क्या रहेगा हमारा, सब डेल्टोइड बर्सा। ये जो व्हाइट पार्ट दिखाई दे रहा है वो हमारा सब डेल्टोइड बर्सा है। अगर सब डेल्टोइड बर्सा में इंफ्लेमेशन होगा तो ये जो व्हाइट रीजन है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सब एक्रोमियन बर्साइटिस में व्हाइट एरिया इंक्रीज कर जाएगा। और हमारा क्या है, जो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन है वो कहाँ इंसर्ट करता है, ग्रेटर ट्यूबरसिटी ऑफ द ह्यूमरस में इंसर्ट करता है, ठीक है। अब अगर सुप्रास्पाइनेटस मसल और टेंडन का टीआर होगा तो इस जगह भी व्हाइट रहेगा, मसल टीआर रहेगा और टेंडन टीआर रहेगा तो इस जगह में भी व्हाइट व्हाइट कलर देखा जाएगा। मतलब ये ब्लैक है, ब्लैक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक्सरे और एमआरआई देख के शोल्डर इम्पीचमेंट सिंड्रोम डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन ये उसके उसके अलावा जो हमारा क्लिनिकल जो एग्जामिनेशन है, मतलब हॉकिंस कैनेडी टेस्ट, नील इम्पीचमेंट टेस्ट, हाँ, पेनफुल जो आर्क का रेंज है उसमें पॉजिटिव होना जरूरी है। फिर आ जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है कि एक्यूट स्टेज में जनरली जो हमारा, ये सब मैक्सिमम केसेस में रिपीटेटिव मूवमेंट के वजह से, रिपीटेटिव शोल्डर मूवमेंट की वजह से होता है। तो जनरली एक्यूट केस में रेस्ट एंड अवॉइड ओवरहेड एक्टिविटीज बोला जाता है। फिर एनएसआईडीज, आइबुप्रोफेन यूज किया जाता है, ओके, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। सर्जिकल अप्रोच क्या रहता है कि जो हमारा जो सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन किया जा सकता है, और रोटेटर कफ टेंडन ट्रांसफर और टेंडन ग्राफ्टिंग, ये सब हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट है। अब आ जाते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में। तो क्रोनिक स्टेज में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में मॉडलिटीज यूज किया जाता है, मैनुअल थेरापी, स्ट्रेचिंग, मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस एंड होम होम एडवाइजेस दिया जाता है पेशेंट को। जो हमारा थर्मोथेरापी का अंडर क्या है, यूएसटी एचडब्ल्यूडी टेंस। हाँ, तो इसमें टेंस टेंस से ज्यादा हमारा एचडब्ल्यूडी और यूएसटी जो हमारा शोल्डर इम्पीचमेंट सिंड्रोम में ज्यादा इफेक्टिव है। ये क्या करता है, हमारा जो पेन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और उधर मतलब हीलिंग में भी हेल्प करता है। ओके, पेसिव मोबिलाइजेशन, पेसिव मोबिलाइजेशन, रिलैक्स्ड फुल रेंज पेसिव मोबिलाइजेशन
क्या करता है, हमारा जो जो शोल्डर का जो मूवमेंट है उसमें जो पेन फील हो रहा है वो उसको कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारा ग्लाइड दिया जाता है, एपी ग्लाइड, पीए ग्लाइड और कॉर्डल ग्लाइड, पेशेंट का कंडीशन वाइज पेशेंट को दिया जाता है। ओके, ग्रेजुअली रेजिस्टेड exercises help a great deal to strengthen the abductor mechanism। ये सब एक्सरसाइजेस हैं जो पेशेंट को जनरली घर में करने के लिए दिया जाता है, होम एडवाइस, मतलब होम एडवाइस के अंदर। ओके, पेंडुलम एक्सरसाइजेस, फिंगर लीडर एक्सरसाइजेस, वाइंड एक्सरसाइजेस, टॉवल स्ट्रेच, पुली एक्सरसाइजेस, टेबल साइड एक्सरसाइजेस। क्या है, दोज आर द एक्सरसाइज आर गिवन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। अब अगर पेशेंट आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट रहता है, तो वो क्या है कि इमोबिलाइजेशन इज एडवोकेटेड फॉर 3 weeks। Active elbow, hand, wrist movements are encouraged after the initial phase। A strong isometric deltoid exercise after 10 days, and rest of the measures is the same as for the conservative methods। Okay, okay, thank you।